तो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMC-JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। अभी तक हमने डीसी सर्किट्स और सिंगल फेज एसी सर्किट्स देखा है। तो इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू द थ्री फेज सर्किट्स देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस ऑफ द थ्री फेज सर्किट देखते हैं कि हम लोग सिंगल फेज के मुकाबले हम लोग थ्री फेज सर्किट क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर। तो यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं कि हमें आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज का वेवफॉर्म दिया है। और यहाँ पे हम लोग टॉप में देख सकते हैं कि टोटल पावर का जो एडिशन दिया है, मतलब आर फेज और वाई फेज और बी फेज को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें टोटल पावर मिलेगा विच इज कॉन्स्टेंट इन नेचर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगर पावर पर फेज का भी हम लोग अगर वैल्यू देखेंगे, मतलब पर फेज का टोटल कितना पावर होता है, तो वो भी यहाँ पे हम लोगों को एक कांस्टेंट लाइन दिखाई देता है। सो एज कंपेयर टू द सिंगल फेज, जो थ्री फेज का जो आउटपुट पावर रहता है वो काफी कंपेरेटिवली स्मूथ और कांस्टेंट पावर रहता है। तो सेकंड एडवांटेज देखते हैं। सेकंड एडवांटेज है कि ग्रेटर आउटपुट। द आउटपुट ऑफ अ थ्री फेज मशीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ सिंगल फेज मशीन फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द मशीन। मतलब थ्री फेज मशीन का जो आउटपुट का पावर होता है वो फॉर सेम वॉल्यूम एंड सेम वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है सिंगल फेज के मुकाबले। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों सेम पावर प्रोवाइड करने वाली मशीन से, एक है सिंगल फेज की एक है थ्री फेज की, तो जो थ्री फेज वाली जो मशीन रहेगी उसका जो साइज और वॉल्यूम रहेगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा एज कम्पेयर टू द सिंगल फेज। तो थर्ड एडवांटेज है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय अ थ्री फेज सिस्टम इज चीपर देन दैट ऑफ अ सिंगल फेज सिस्टम। लेट अस अज्यूम, हमने देखा था कि सिंगल फेज में हमें टू कंडक्टर्स लगते हैं, करेक्ट, एक इनकमिंग के लिए और एक आउटगोइंग के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग थ्री सिंगल फेजेस लेंगे, मतलब सिंगल फेज अगर हम लोग 3 बार कंसिडर करेंगे तो मतलब टोटल पावर तो हमारा थ्री फेज ही रहेगा, या फिर 3 टाइम्स ऑफ द सिंगल फेज रहेगा। थ्री फेज पावर हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसे भी 2 कंडक्टर्स लगेंगे, इसे भी 2 कंडक्टर्स लगेंगे। मतलब अगर सिंगल फेज हम लोगों ने 3 टाइम्स यूज किया तो हमें टोटल कितना कंडक्टर्स लगेगा, 6 कंडक्टर्स। लेकिन अगर हम लोगों ने डायरेक्टली थ्री फेज सिस्टम यूज किया, थ्री फेज सिस्टम जो रहेगा, अगर हम लोगों ने वो सिस्टम यूज किया तो हमें या तो 3 कंडक्टर्स लगेंगे या फिर 4 कंडक्टर्स लगेंगे। तो 3 कंडक्टर्स कहाँ पे यूज होते हैं और 4 कंडक्टर्स कहाँ पे यूज होते हैं हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि थ्री फेज सिस्टम में हमें लेसर नंबर ऑफ कंडक्टर्स लगेंगे। तो अगर कंडक्टर्स कम लगेंगे तो जो कॉस्ट लगेगा वो भी कम लगेगा एज कंपेयर टू द सिंगल फेज। सो नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज मोर एफिशिएंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि थ्री फेज मोटर्स जो है वो कंपेरेटिवली सिंगल फेज से मोर एफिशिएंट होती है और उनका जो पावर फैक्टर भी होता है वो हायर रहता है एज कंपेयर टू द सिंगल फेज मोटर। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर हायर पावर फैक्टर रहेगा तो वो सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब एज क्लोजर टू द यूनिटी, और इफिशियंसी भी हमारी थ्री फेज में ज़्यादा मिलती है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज इट इज प्रोवाइड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो थ्री फेज में हमें डायरेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, लेकिन सिंगल फेज में हमें एडिशनल कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या तो एडिशनल वाइंडिंग लगानी पड़ती है या फिर हम लोग कैपेसिटर वगैरह यूज करके हम लोग उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो थ्री फेज में हमें ये डायरेक्टली एडवांटेज मिलता है जो हमें सिंगल फेज में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में या फिर इंडस्ट्रीज में भी हम लोग थ्री फेज सिस्टम यूज करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेज सीक्वेंस क्या होता है। तो थ्री फेज में सबसे पहले फेज सीक्वेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं थ्री फेज सीक्वेंस की क्या होता है या फिर फेज सीक्वेंस की क्या होती है। द ऑर्डर इन विच द वोल्टेजेस इन द थ्री फेजेस ऑफ एन अल्टरनेटर रीच देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज इज कॉल्ड द फेज सीक्वेंस। तो हम लोग यहाँ पे एक वेवफॉर्म देख सकते हैं जहाँ पे जो सबसे पहली जो वेवफॉर्म है वो है आर फेज की, उसके बाद है वाई फेज की और उसके बाद है ब्लू फेज की यानी बी फेज की। तो हम लोग उसको एक कलर कोडिंग दिया है, स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि आर फेज आया है, उसके बाद वाई फेज आया है और उसके बाद बी फेज। मतलब जो उसका पीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वेवफॉर्म की, वो इस सीक्वेंस में आ रही है कि सबसे पहले आर की आ रही है, आर वेवफॉर्म का मैक्सिमम पीक अचीव हो रहा है, उसके बाद वाई फेज का मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रहा है और उसके बाद बी फेज का मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फेज सीक्वेंस, ये वेवफॉर्म का जो फेज सीक्वेंस है वो है आर वाई बी। अगर लेट अस अज्यूम
हमने ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो आर से शिफ्ट करके यहाँ पे लिया, मतलब हमारा जो वेवफॉर्म है वो हम लोग यहाँ से आगे कंसिडर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि जो वाई वेवफॉर्म है वो सबसे पहले आ रहा है, बाद में बी का जो पीक है वो अचीव हो रहा है, और उसके बाद जो आर का जो पीक है वो अचीव होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यही वेवफॉर्म के लिए अगर हम लोगों ने रेफरेंस शिफ्ट किया तो हम लोग वाई बी आर ऐसे भी उसका फेज सीक्वेंस लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने रेफरेंस और एक साइकिल आगे शिफ्ट किया तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले बी वेवफॉर्म आया, उसके बाद आर वेवफॉर्म आया, और उसके बाद आया वाई। तो वाई वेवफॉर्म का मैक्सिमम पीक अचीव हुआ। तो हम लोग इसी वेवफॉर्म को बी आर और वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो फेज सीक्वेंस है वो ये वेवफॉर्म के लिए करेक्ट है। हम लोग तीनों में से कोई भी फेज सीक्वेंस उसको कंसिडर कर सकते हैं। और एक मेथड से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आर वाई बी, उसके बाद वापस से आर वाई बी आ रहा है, उसके बाद वापस से आर वाई बी आ रहा है, करेक्ट। तो हम लोगों ने डायरेक्टली अगर फर्स्ट तीन कंसिडर किए जो वेवफॉर्म्स है तो उसको हम लोग डायरेक्टली आर वाई बी लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने वाई से स्टार्ट किया तो वाई बी आर लिख सकते हैं, इसका हम लोग लिखेंगे तो आएगा वाई बी आर। सिमिलरली अगर आगे हम लोगों ने बी से स्टार्ट किया तो हम लोग को मिल सकता है बी आर वाई। तो यानी फेज सीक्वेंस तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो मतलब ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। तो एग्जाम में आपको आर वाई बी डायरेक्टली कभी कभी नहीं पूछते, आप लोग को या तो इनिशियली वाई दिया रहेगा या तो इनिशियली बी दिया रहेगा। तो ये तीनों के तीनों फेज सीक्वेंस करेक्ट है। तो ये फेज सीक्वेंस हम लोगों ने वेवफॉर्म के टर्म्स में देखा है। सिमिलरली हम लोग एक फेजर रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क करके लेता हूँ, ये है वाई फेज, ये है आर फेज और ये है बी। सिमिलरली आर वाई बी आर वाई एंड बी। तो हम सब लोग को तो पता ही है कि जो फेजर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, मतलब अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हम लोग उसको एज अ पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं। सो लेट अस अज्यूम, इससे भी हम लोग फेज सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने ये एक एज अ रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करके लिया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये 0 डिग्री का लाइन है, अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये फेजर सबसे पहले रोटेट करेंगे, मतलब अगर 120 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो ये सब फेजर ऐसे रोटेट करेंगे, करेक्ट, और ये ऐसे रोटेट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि 0 डिग्री लाइन को सबसे पहले कौन कट करेगा या फिर कौन उसको टच करेगा सबसे पहले। तो हमें ये वेवफॉर्म से दिख सकता है कि सबसे पहले हमें आर लाइन जो है वो 0 डिग्री लाइन को टच करे, यानी कि हमारे जो रेफरेंस लाइन है उसको टच कर देती। तो अगर 120 डिग्री रोटेशन होने के बाद हमें ऐसा कुछ फेजर्स मिलेगा, मतलब आर 20 डिग्री 120 डिग्री शिफ्ट हुआ, वाई 120 डिग्री शिफ्ट हुआ और बी भी 120 डिग्री शिफ्ट हुआ। तो यही सेम डायग्राम को मैंने 120 डिग्री शिफ्ट करके ड्रॉ किया है। रेफरेंस हम लोगों ने सेम ही रखा है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है हमारी उसको उसके बाद कौन टच करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बी जो फेजर है वो सेकेंड टाइम टच करेगा। सबसे पहले आर ने टच किया था, उसके बाद बी ने टच किया था। और अगर 120 डिग्री और रोटेशन करने के बाद हमें जो रेफरेंस लाइन है वहाँ पे कौन कट करेगा, तो जो वाई है वो सबसे आखिर में रेफरेंस लाइन को टच करेगा 120 डिग्री रोटेशन के बाद। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर बी और लास्ट में वाई रेफरेंस लाइन को टच करेगा। तो हम ये फेजर से भी लिख सकते हैं जो फेज सीक्वेंस रहेगा वो क्या होगा, आर बी और वाई। सिमिलरली आर बी वाई के बाद हमें वापस से आर बी वाई मिलेगा और वापस से हमें आर बी वाई ही मिलेगा, और ये लोग इसी सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेंगे। तो अगर हमने सबसे पहले आर का कंसिडर किया इसलिए आर बी वाई, उसके बाद अगर हमने बी कंसिडर किया तो जो पहले 3 नंबर्स हमें मिलेंगे वो रहेंगे बी वाई एंड आर। तो ये सीक्वेंस भी करेक्ट है। और अगर हमने y कंसिडर किया तो हमें मिलेगा y r b, करेक्ट। तो अगर ये जो फर्स्ट फेजर डायग्राम है इधर मैंने r और b को इंटरचेंज कर दिया, मतलब अगर मैंने ऐसा b r y, सपोज मैंने ऐसा कुछ फेजर
लिख दिया, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका फेज सीक्वेंस क्या रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ इसका फेज सीक्वेंस। सबसे पहले बी इसको टच करेगा, मतलब बी, फिर उसके बाद आर टच करेगा क्योंकि सब लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, और उसके बाद लास्ट में सबसे आएगा वाई। तो बी आर वाई ये इसका फेज सीक्वेंस हो सकता है, या फिर वापस से आएगा बी आर वाई, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि, और दो टर्म्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर वाई बी भी आ सकता है, करेक्ट है इसका। बी आर वाई तो है ही, और आखिर में आएगा वाई बी आर। तो आई होप कि आपको वेवफॉर्म और फेजर रिप्रेजेंटेशन में फेज सीक्वेंस क्या है वो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो यही डायरेक्टली कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि फेज सीक्वेंस ऑफ द वेवफॉर्म या फिर फेज सीक्वेंस ऑफ द फेजर आप बताइए। तो आप, अगर आपको ये क्लियर हुआ रहेगा तो आप डायरेक्टली उसको आंसर टिक करके आ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ द थ्री फेजेस, मतलब जो थ्री फेजेस है वो हम लोग किस कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ द थ्री फेजेस में हमने देखा था कि जो थ्री अगर हमने सिंगल फेजेस कंसिडर किया तो हमें टोटल कंडक्टर्स जो लगते हैं वो होते हैं 6 कंडक्टर्स। तो वो कैसे, तो ये है मेरा एक सिंगल फेज, ये है सेकेंड सिंगल फेज, और ये है थर्ड सिंगल फेज। तो अगर सिंगल फेज हम लोगों ने 3 टाइम्स कंसिडर किया तो हमें ऑब्वियसली 6 कंडक्टर्स यूज होंगे, लेकिन पावर तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो कंडक्टर्स होंगे वो 6 कंडक्टर्स यूज होंगे, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। तो इसलिए हम लोग फिर इसके जगह पे डायरेक्टली 3 फेज सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हमें या तो 3 कंडक्टर्स यूज होते हैं या फिर 4 कंडक्टर्स यूज होते हैं। तो 3 और 4 कंडक्टर्स कहाँ यूज होते हैं यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरकनेक्शन में हम लोग जो 3 फेजेस है वो या तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डेल्टा में उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है आप देख सकते हो, एक एज अ सेंटर पॉइंट है जहाँ पे जो तीनों यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और जो बीच वाला मतलब जहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो तीनों वाइंडिंग कनेक्ट हो रही है उसको हम लोग एज अ न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने ये तीनों वाइंडिंग से अगर एक एक लाइन निकाल ली बाहर तो हमें 3 कंडक्टर्स मिल सकते हैं, और इन केस अगर हमें ये न्यूट्रल पॉइंट से भी अगर हमने अगर वायर बाहर निकाली तो हमें टोटल 4 कंडक्टर्स मिल सकते हैं। तो स्टार में हम लोग 3 कंडक्टर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर 4 कंडक्टर्स भी यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग डेल्टा में भी देख सकते हैं कि वाइंडिंग कैसे कनेक्ट किया है, तो इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें 3 कंडक्टर्स ही यूज होते हैं। लेकिन स्टार के केस में या तो हम लोग 3 कंडक्टर्स यूज करेंगे या फिर 4 कंडक्टर्स यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ न्यूट्रल हम लोग 4 कंडक्टर्स यूज करेंगे, उसको एज अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी बोलते हैं। और अगर विदाउट न्यूट्रल रहा, मतलब अगर न्यूट्रल प्रेजेंट होता है लेकिन अगर हमने कोई कंडक्टर उससे बाहर नहीं निकाला तो विदाउट न्यूट्रल हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ 3 कंडक्टर्स का ही रहेगा, और उसे हम लोग 3 फेज 3 वायर बोलते हैं। 3 फेज 3 वायर, 4th वायर का हम लोग कुछ यूज नहीं करते वहां पे। अगर डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा न्यूट्रल तो प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा हमेशा ही 3 फेज 3 वायर सिस्टम रहेगा। तो अभी हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन इन डिटेल में देख लेते हैं। सेम डायग्राम है, न्यूट्रल वायर यहाँ पे बाहर निकाला है। तो जो स्टार कनेक्शन में जो 3 मेन पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोग लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, लाइन वोल्टेज अगर 2 लाइंस के बीच में जो कुछ भी वोल्टेज रहेगा उसे हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। मतलब अगर R और Y के बीच में अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो उसे हम लोग लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं। सिमिलरली Y और B में अगर हम लोगों ने वोल्टेज निकाला तो उसे भी हम लोग लाइन वोल्टेज बोलेंगे, या फिर अगर B और R के बीच में हम लोगों ने वोल्टेज निकाला तो उसे भी हम लोग लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं। तो लाइन वोल्टेज में यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्टेज बिटवीन R Y, वोल्टेज बिटवीन Y एंड B, देन वोल्टेज बिटवीन B एंड R। तो ये होता है लाइन वोल्टेज। सिमिलरली फेज वोल्टेज भी क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। फेज
वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज किसी भी एक लाइन में और न्यूट्रल के बीच में होता है। मतलब ये आप देख सकते हो न्यूट्रल पॉइंट हम लोगों ने देखा, ये क्या है। तो न्यूट्रल वायर अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया बाहर, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में और न्यूट्रल में, मतलब R से N, मतलब R और N के बीच में जो कुछ भी वोल्टेज रहेगा उसे हम लोग फेजर वोल्टेज बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर Y और N के बीच में अगर हम लोगों ने कोई भी वोल्टेज ड्रॉ किया तो उसे हम लोग बोलते हैं फेजर वोल्टेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VPH मतलब फेजर, और B और N के बीच में अगर हम लोगों ने वोल्टेज कैलकुलेट किया तो उसे भी हम लोग बोलते हैं फेज। जहाँ पे भी अगर हम लोगों ने न्यूट्रल वायर यूज किया तो वो होता है फेजर वोल्टेज का, और अगर न्यूट्रल वायर नहीं यूज किया, किसी भी दो लाइन में यूज किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो उसे या तो VL से भी दिखा सकते हैं या फिर VLL, LL मीन्स लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो VL भी दिखा सकते हैं और VLL दोनों भी करेक्ट है। तो V फेज कौन से है, वोल्टेज बिटवीन R एंड N, देन वोल्टेज बिटवीन B एंड N, एंड वोल्टेज बिटवीन Y एंड N। तो ये होता है लाइन वोल्टेज एंड फेजर वोल्टेज, फेज वोल्टेज। तो स्टार में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज वोल्टेज, मीन्स लाइन वोल्टेज VL विच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। तो एज एन एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अगर हम लोगों ने VRY कंसिडर किया तो वो √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज रहेगा। तो फेज वोल्टेज हम लोग लिख सकते हैं VRN। तो सिमिलरली ये बाकी वोल्टेजेस के लिए भी ट्रू है कि लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन करंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज करंट। तो हम लोग स्टार में देख सकते हैं, ये है R का लाइन, जहां से अगर करंट फ्लो हुआ तो वो डायरेक्टली ये वाइंडिंग में फ्लो होगा। सिमिलरली अगर Y से कुछ करंट फ्लो हुआ तो वो डायरेक्टली फ्लो वाइंडिंग से होते हुए न्यूट्रल पॉइंट तक आएगा। और सिमिलरली अगर B लाइन से कुछ करंट फ्लो हुआ तो वो वाइंडिंग से फ्लो होते हुए न्यूट्रल पॉइंट तक आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन में और जो फेज में जो करंट है वो सेम होता है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि IL इज इक्वल टू IPH। तो फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होता है स्टार के केस में, और जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 4 वायर मतलब उसमें न्यूट्रल प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है हमें, द करंट IN इन द न्यूट्रल वायर इज द फेजर सम ऑफ द 3 लाइन करंट्स। मतलब क्या कह रहा है कि तीनों फेज में जो करंट होगा उसका एडिशन इक्वल टू द न्यूट्रल करंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IR प्लस IY प्लस IB, मतलब तीनों फेजेस का करंट अगर हमने ऐड कर दिया तो वो होता है न्यूट्रल करंट के इक्वल। मतलब अगर ये तीनों का IR प्लस IY प्लस IB को हम लोगों ने अगर ऐड किया तो टोटल करंट हमारा न्यूट्रल वायर में से फ्लो होता है। तो अभी हम डेल्टा कनेक्शन देख लेते क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज वोल्टेज। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन वोल्टेज विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज वोल्टेज। स्टार के केस में क्या था, लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल तो प्रेजेंट है ही नहीं, जो कुछ भी है वो लाइन के बीच में ही रहेगा। तो लाइन वोल्टेज को ही हम लोग एज अ फेज वोल्टेज भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वही वोल्टेज जो लाइन के अक्रॉस है वही एक वाइंडिंग के अक्रॉस डायरेक्टली आ रहा है। तो हम लोग लाइन वोल्टेज को ही फेज वोल्टेज बोल सकते हैं इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में अलग होता है, स्टार में अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में है द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन करंट इज √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज करंट। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो R लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आगे आके दो करंट में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाले वाइंडिंग में और एक ये वाले वाइंडिंग में। तो मतलब लाइन करंट और फेज करंट तो यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन करंट मीन्स IL इज √3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट यानी IPH। स्टार के केस में वोल्टेज का जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स होता है। तो √3 टाइम्स ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो एक में करंट में मल्टीप्लाई होगा और एक में वोल्टेज में मल्टीप्लाई होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो करंट में √3 टाइम्स, आप अगर डायग्राम भी आपको याद रहेगा कैसे है तो आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब जो लाइन का करंट है वो फेज के करंट से अलग है, और जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली डेल्टा के केस में सेम आ रहा है, लेकिन
तो स्टार में हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइन करंट है वही फेज करंट है और जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज है। तो अगर आपने डायग्राम देखा रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बैलेंस 3 फेज सिस्टम किसे कहते हैं। या तो स्टार में कनेक्टेड होगा या फिर डेल्टा में। अगर तीनों फेजेस का वोल्टेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम है और वो 120 डिग्री से एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड है, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि वो बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। तो अभी ये जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। तो ये तीनों ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तीनों का फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है और तीनों के तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस है। कोई भी दो एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। सिमिलरली लाइन वोल्टेज के केस में भी ट्रू है कि अगर लाइन वोल्टेज भी 120 डिग्री डिस्प्लेस है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस 3 फेज वोल्टेज। तो अगर हम लोग 3 फेज वोल्टेज का एडिशन कर लेंगे, यानी V एट एन एंगल 0 डिग्री, जैसे R को मैंने अज्यूम किया है, प्लस V एट एन एंगल 120 डिग्री, मतलब ये जो Y वाला फेज है इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे, ये है R फेज, ये है Y फेज, मतलब 120 डिग्री डिस्प्लेस है R के कंपैरिजन में। सिमिलरली V एट एन एंगल 240 डिग्री, ये है B फेज। अगर हम लोग तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0 डिग्री। सिमिलरली हम लोग B फेज को 240 की जगह पे -120 डिग्री भी लिख सकते हैं। V एट एन एंगल 120 डिग्री प्लस V एट एन एंगल -120 डिग्री, ये B फेज को हम लोग लिख सकते हैं। इसका भी एडिशन होता है 0। तो ये होता है वोल्टेज के केस में। करंट के केस में भी सेम सेटिस्फाई होता है कि अगर R में से जो करंट फ्लो हो रहा है R फेज में से, Y फेज में से और B फेज, तीनों फेज का करंट का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो वो न्यूट्रल में फ्लो होता है, देखा हम लोगों ने, करेक्ट। लेकिन फॉर बैलेंस सिस्टम, फॉर बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम, जो तीनों करंट का एडिशन होता है, यानी IR प्लस IY प्लस IB, अगर तीनों को हम लोग एडिशन करेंगे तो वो टोटल होता है 0। तो वी कैन से दैट फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम, जो न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो होता है वो होता है इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होता है वो होता है 0 अगर सिस्टम बैलेंस 3 फेज सिस्टम रहा तो। सो अगर न्यूट्रल में से 0 करंट फ्लो होता है तो मतलब उसका कुछ यूज ही नहीं होता है, राइट। तो वी कैन से दैट फॉर 3 फेज बैलेंस सिस्टम, अगर न्यूट्रल में से कुछ करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो 3 फेज बैलेंस सिस्टम में हम 3 फेज 4 वायर यूज नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे सिर्फ 3 फेज 3 वायर ही यूज करेंगे। मतलब जो एडिशनल 4th कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो हम लोग कम कर सकते हैं फॉर स्टार। ऑब्वियसली डेल्टा के लिए तो 3 यूज करते हैं और स्टार में हम लोग 3 फेज 3 वायर यूज करेंगे, जहां पे न्यूट्रल में से हम लोग कोई भी वायर बाहर नहीं निकालेंगे। तो पावर इन 3 फेज सर्किट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला जो काम आएगा बहुत। तो ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्टिव पावर, यहाँ पे होता है रिएक्टिव पावर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और दोनों का एडिशन होता है एपरेंट पावर, फेजर एडिशन होता है एपरेंट पावर, और जो बीच वाला एंगल होता है फाई, उसे हम लोग कॉस फाई में यूज कर सकते हैं। तो सिंगल फेज में एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई एंड कॉस फाई। सिमिलरली अगर हम लोगों ने 3 टाइम्स ऑफ द सिंगल फेज यूज किया तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, 3 टाइम्स ऑफ द VPH IPH एंड कॉस फाई। VPH IPH मतलब फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। सिंगल फेज में जैसा होता है वैसा ही, लेकिन हम लोग जो वोल्टेज यूज करेंगे वो प्रिसाइजली VPH एंड IPH यूज करेंगे। अगर हमें लाइन वोल्टेज के केस में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो √3 टाइम्स ऑफ द VL IL cos फाई। अगर हम लोगों ने बाहर 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर
वीपीएच और आईपीएच, मतलब फेजर वोल्टेज एंड फेजर करंट दोनों सेम ही लेना है। अगर फेजर वोल्टेज लिया तो फेजर करंट ही लेना है, अगर लाइन वोल्टेज लिया तो लाइन करंट ही लेना है। अगर लाइन करंट और लाइन वोल्टेज लिया तो हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट लिया तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली रिएक्टिव पावर क्या होता है, वी आई साइन फाई फॉर सिंगल फेज, और 3 फेज में हम लोग करेंगे 3 टाइम्स ऑफ द वीपीएच, आईपीएच एंड साइन फाई। सिमिलरली अगर लाइन वोल्टेज लाइन करंट के केस में रहेगा तो हम लोग लिखेंगे √3 टाइम्स ऑफ द वी एल आई एल साइन फाई। आप ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और एपरेंट पावर क्या होता है, सिंपली वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लीकेशन, और 3 फेज में क्या रहेगा 3 टाइम्स ऑफ द वीपीएच एंड आईपीएच, या फिर √3 टाइम्स ऑफ द वी एल आई एल। क्लियर? तो ये है पावर इन द 3 फेज सर्किट। तो यहाँ पे 3 फेज सर्किट का बेसिक इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा एडवांस लेवल का जो कंसेप्ट है 3 फेज में ही, वो हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 फेज सर्किट्स के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विस के और एसएससी जेई के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं, और कुछ एडिशनल जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसमें कवर किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत ही वो वीडियो देख लेना। अगर कुछ नहीं समझ आया तो हमें कमेंट्स में बता देना, और वो क्वेश्चन जरूर देखना जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हिंदी में ये वीडियो शूट करने का प्रयास किया है। तो आप हमें बताइएगा कि नीचे आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपके जो नॉन मराठी फ्रेंड्स होंगे उसको भी ये शेयर कीजिएगा, जो मैकेनिकल के या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स रहेंगे, और जो भी बीएमसी जेईई एग्जाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।